इंटरमिटेंट फास्टिंग और ऑटोफेजी दो टर्म्स आजकल बड़ी यूज़ हो रही हैं। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं कि अगर आप थोड़े अरसे के लिए से 2 आवर्स टू 8 आवर्स, ऑटोफेजी कहते हैं अगर 12 से 24 घंटे तक फास्टिंग की जाए। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, खासतौर पे ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपर कोलेस्टेरियम यानी कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, ब्लड शुगर, ओबेसिटी, इन तमाम चीज़ों के रिस्क को रिड्यूस करने में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है एक्सप्लोर बाय डॉक्टर सोहेल और मैं हूं सोहेल ताज। आज हम एक्सप्लोर करेंगे रोज़े के सेहत पर क्या असरात होते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम सलाम जी। सर, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। जी प्लीज़। एक तो ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ लोग जा रहे हैं और रमज़ान की आमद है, कैसे देखते हैं आप कि रोज़े के सेहत पर कैसे असरात होते हैं? जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मौजूदा हालिया दौर की रिसर्च ने इसकी अहमियत पे बहुत ज़ोर दिया है और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे तो बहुत ज़्यादा यानी तवज्जो दी जा रही है, इसकी प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि इसके बेनिफिट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ रिसर्च ने बेशुमार साबित किए हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग और ऑटोफेजी दो टर्म्स आजकल बड़ी यूज़ हो रही हैं, इन पे बड़ा काम हो रहा है। नो डाउट कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू हेल्थ। ये दोनों फास्टिंग्स का थोड़ा सा अगर हमारे देखने वालों के लिए इनकी तारीफ़ कर दें आप। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं कि अगर आप थोड़े अरसे के लिए से 2 आवर्स टू 8 आवर्स, ऑटोफेजी कहते हैं अगर 12 से 24 घंटे तक फास्टिंग की जाए यानी लंबे अरसे तक फास्टिंग की जाए तो इसके यकीनी तौर पे देखें ये इससे रोज़े की अहमियत का भी हमें अंदाज़ा होता है कि रोज़े की अहमियत पे क्यों ज़ोर दिया गया है। साल में एक महीना हर मज़हब में फास्टिंग की अहमियत पे ज़ोर दिया गया। इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपर कोलेस्टेरियम यानी कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, इन और इसी तरीके से ब्लड शुगर, ओबेसिटी, इन तमाम चीज़ों पे इफ़ेक्ट होता है और ये इन तमाम चीज़ों के रिस्क को रिड्यूस करने में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें ओबेसिटी की या मोटापा, इस पे रोज़े का कैसे असरअंदाज होता है रोज़ा? देखें, जो चीज़ भी हम डाइट में इस्तेमाल करते हैं वो जाके फ़ैट्स में कन्वर्ट होती है और फैट्स जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। वो जाके लिवर सेल्स में फ़ैट्स डिपॉजिट होते हैं, उनकी अहमियत अपनी जगह पे है, लेकिन जब वो एक ख़ास मकदार से ज़्यादा जाके डिपॉजिट हो जाए लिवर सेल्स में या बॉडी में तो फिर उसमें जो है उसे हम ऐसे पेशेंट को अगर शक हो हमें कि इसका, तो उसे हम कहते हैं कि अपना लिपिड प्रोफाइल कराए। लिपिड प्रोफाइल में दो तरह के ट्राइग्लाइसराइड्स के अलावा हेल्दी कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों जो है पाए जाते हैं, दोनों की मिकदार को देखा जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके आर्टरीज़ में चर्बी या ऐसे मादे को डिपॉजिट होने से रोकता है और बैड कोलेस्ट्रॉल उसको प्रमोट करता है। ट्राइग्लाइसराइड भी ब्लड को थिक करने में रोल प्ले करता है। सो फैट्स का उनकी नॉर्मल मिकदार में होना इसलिए ज़रूरी है कि देखें अगर ब्लड आर्टरीज में आपके डिपॉजिट्स होंगे, उसमें थिकनेस होगी, वो नैरोनेस होगी, तो नेचुरली ब्लड को फ्लो के लिए ज़्यादा प्रेशर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है। यानी फैट्स की ज़्यादा तादाद जो है वो अगर मौजूद हो तो हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनती है।
हाई ब्लड प्रेशर फर्दर जाके हार्ट प्रॉब्लम्स या रिस्क फैक्टर जो है जो पैदा करता है। इसी तरीके से स्ट्रोक, अगर ब्रेन की तरफ रुख हो, जो ब्रेन की आर्टरीज जो नैरो हो जाए तो फिर स्ट्रोक का ख़तरा पैदा हो जाता है। तो ये तमाम मसाइल रोज़ा रखने की वजह से, फास्टिंग की वजह से रिड्यूस हो जाते हैं? बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं और यकीनी तौर पे रिड्यूस होते हैं। इससे देखें, रोज़ा रखने से आपके गट्स में बार्बोरेगमिस का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के नतीजे में गैरेलिन हार्मोन्स, जिन्हें हम हंगर हार्मोन्स कहते हैं, वो पैदा होते हैं। ठीक है। हंगर हार्मोन्स ब्रेन को मैसेज देते हैं भूख लगने का, और इंसान भूख महसूस करता है, इसलिए इनको हंगर हार्मोन्स कहते हैं। अब अगर उस डिमांड के मुताबिक फास्टिंग हो और इंसान ना खाए, ग़िज़ा ना ले, तो उसके नतीजे में अंतड़ियों में जो मौजूद डिपॉजिट्स होते हैं आपके फैट्स के या दीगर डिपॉजिट्स होते हैं, वो उनका इस्तेमाल बॉडी में शुरू हो जाता है। यानी इस प्रोसेस के नतीजे में, फास्टिंग के प्रोसेस के नतीजे में आपके जितने भी फैट्स डिपॉजिट लिवर में, गट्स में, जहाँ भी होंगे या एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होंगी, वो सारी जितना टाइम आप हंगर में होंगे, जितने फास्टिंग में होंगे, वो उनको इस्तेमाल करेगा। योर बॉडी विल बी फ्री फ्रॉम एक्स्ट्रा फैट्स इन रिजल्ट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग। अच्छा सर, शुगर के मुतालिक आगाह कीजिएगा। एक तो ये कि जिनकी शुगर ज़्यादा है वो तो समझ में आता है कि इस प्रोसेस के तहत कम हो जाएगी। कुछ लोगों को इशू होता है जिसमें शुगर डाउन हो जाती है और उनको जेब में कुछ मीठा रखना पड़ता है या फौरी तौर पे वो कुछ खाकर अपने शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। तो रोज़े में लो शुगर को कैसे देखते हैं आप? नहीं, लो शुगर का, जिनको हाइपोग्लाइसीमिया है, लो शुगर का प्रॉब्लम है, और वो उसके लिए कोई इंसुलिन या कोई ना कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो उनको डॉक्टर ने, जो उनके फिजिशियन ने जो उनको गाइडलाइन दी हुई है, दे शुड फॉलो दैट। और अगर ऐसी सूरत है कि सडन हाइपो हो जाए, उसके लिए तो फिर ये बहुत ज़रूरी है, लाइफ सेविंग के तौर पे उनको कुछ ना कुछ मुंह में रखना पड़ेगा। सो दे शुड फॉलो देयर फिजिशियंस गाइडलाइंस। राइट। अच्छा सर, एक चीज़ और आती है कि हार्ट हेल्थ पे रोज़ा किस तरह से असरअंदाज होता है जो लोग दिल के मरीज़ हैं? देखिए, इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। दोज हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, और उनको उनके फिजिशियंस ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने कोई गाइडलाइंस दी है रिगार्डिंग डाइट, तो दे शुड फॉलो दैट स्ट्रिक्टली, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता। लेकिन वो लोग जो इसमें नहीं है, अपना सफ़र नहीं कर रहे, और वो दे आर एट रिस्क, उनके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए दे आर नॉट ऑन मेडिकेशन, और रिस्क उनको है, दे आर फीलिंग कि उनका लिपिड प्रोफाइल हाई जा रहा है, अगर वो फास्टिंग के साइड पे आएँ। और नंबर 2 ये है कि वो सहरी और रफ्तारी रोज़े की बात करते हैं, इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो करें। यानी ये नहीं कि सहरी में इतना दबा के खा लें कि मैदा जो है ना वो गैसेज रिफ्लेक्स शुरू हो जाए दरमियान में, 3-4 घंटे के बाद वो शाम तक वो गैसेज ही उनके अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है ट्रैवल करती रहे, और वो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स में मुब्तला हो जाए। डाइट उतनी लें जितनी वो नॉर्मली पहले नाश्ते में लेते हैं, ब्रेकफास्ट में लेते हैं, उस हिसाब से ब्रेकफास्ट करें, ताकि इंटरमिटेंट फास्टिंग या कुछ के फ़ायदा हासिल कर सकें। रोज़े के फ़ायदे हम उसी सूरत हासिल कर सकते हैं अगर हम सहरी के वक़्त उतनी डाइट खाएं जितनी कि नॉर्मल हमारी रूटीन है, और फिर अफ्तारी में भी सारी कसर पूरी नहीं करनी। अफ्तारी में भी आप थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमकीन, अगर आप ब्लड प्रेशर के शिकार नहीं हैं तो नमकीन थोड़ा सा नॉर्मल, उस हिसाब से अफ्तारी करें ताकि आपको सहरी के वक़्त में सही भूख लगे। अगर हम अपना डाइट की इस तरह मैनेज करें कि अफ्तारी के वक़्त ज़्यादा फैटी
डाइट ना लें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिनमें फ़ैट्स हों, तो फिर अफ्तारी के टाइम आपको नॉर्मल सही भूख लग सकती है। राइट सर, हाइड्रेशन के बारे में आगाह कीजिएगा कि रोज़े में पानी की कमी कई लोगों को हो जाती है और कोशिश वो करते हैं कि एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। क्या इससे हाइड्रेशन पूरी हो जाती है? देखिए, हाइड्रेशन तो बहुत ज़रूरी है टू कीप योर सेल्फ इन गुड हेल्थ, और डिहाइड्रेशन इज़ इक्वली हार्मफुल फॉर हेल्थ। सो ये हर एक का पैमाना एक डिफरेंट है, हर एक की बॉडी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू उसकी एक्टिविटीज़। अब एक शख्स जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करता है उससे ज़्यादा हाइड्रेशन वाटर इनटेक की ज़रूरत है। एक बंदा जिसने बैठे ही रहना ऑफिस में जाके एसी में या ठंडी जगह पे, उसकी ना उतनी स्वेटिंग होगी, ना उतना उसका यूरिनेशन होगा, ना उसकी इतनी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। सो इसके लिए वो जो कांट फिक्स है नहीं कि आपको इतने ग्लास पानी लाजमी पीना, इतने ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए इन एनी केस, पर्टिकुलरली उन लोगों को जो किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला है। उन्हें इतना पानी ज़ाहिर है कि एक तो हमारी हैबिट है, ये बाद लोग करते हैं कि जैसे सहरी के टाइम होता है, अलार्म उसी टाइम के लगाते हैं कि जब आखिर अजान होने वाली, जल्दी जल्दी खाना खा लो। उस वक्त वाटर इनटेक इतना नहीं हो सकता। आप थोड़ा सा पहले जागें, थोड़े से नवाफिल अदा करें, थोड़ी सी एक्टिविटी आपकी फ़िज़िकल वॉक, चलना फिरना, बिस्तर में बैठ के खाना खाना, बिस्तर में लेट जाना, बिस्तर में मैंने सहरी कर ली है जी, तो इसके वो उतने तिब्बी फ़ायदा आप हासिल नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा पहले उठे, कुछ नवाफिल अदा करें, थोड़ा सा पानी पहले पी लें एम्प्टी स्टमक पे, थोड़ा सा बाद साथ थोड़ा सा, यानी उतना पानी तो आप नहीं पी सकते जितना आप रोज़ा ना, लेकिन ये कि इतनी मकदार में आप पी सकते हैं कि रोज़ा आपको नुकसान ना दे, राइट। डिहाइड्रेशन का बायस ना बने। अच्छा, हामला ख़वातीन के लिए रोज़े के क्या फ़वाइद होते हैं या उन पे की सेहत पर इसके कोई नुकसानात, मुज़र असरात होते हैं? हामला ख़वातीन भी डिपेंड करता है कि पहले 2-3 महीने हैं किस स्टेज पे हैं, उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि वो अपने फिजिशियन की गाइडलाइन पे चले। लेकिन डाइट उनको लिए एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी में एज़ टू नॉर्मल हालत में जो होती है, ताकि बच्चे की वो खुराक की ज़रूरत होती है। तो उसमें रोज़ा जो है वो डिपेंड करता है उनकी फ़िज़ीक पे, उनकी फ़िज़िकल हालत पे, उनकी कंडीशन पे। अगर डॉक्टर ने उन्हें मशवरा दिया है कि आप रोज़ा रखें, तो फिर वो रोज़ा लाजमी रखें, रोज़ा नुकसान नहीं देता, क्योंकि इतना लंबा तुम्हारा रोज़ा नहीं है कि उसमें अब 15-20 घंटे 25 घंटे लगे। तो ये तो थोड़ा सा 10, 12, 13, 14 घंटे का रोज़ा कोई इतना नुकसान नहीं देता अगर स्टेबल हालत में है तो। स्टेबल हालत में प्रॉपर डाइट लें जो उन्होंने लेनी है, तो उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, उसमें अपना मिनरल्स भी हों, ताकि डिफिशिएंसी ना हो उनको। राइट। अच्छा, एक चीज़ मैदे के हवाले से आगाह कीजिएगा कि कुछ लोगों को ख़ास तौर पे अफ्तारी के वक्त या अफ्तारी करने के बाद सीने में जलन, एसिडिटी, इस तरह के मसाइल होने लगते हैं, तो इससे किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं? उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप जब अफ्तारी करें तो थोड़ा सा नमकीन, 1-2 खजूरें, थोड़ा सा पानी पी के आप मगरिब की नमाज अदा करें। उसमें 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट लगेंगे, और आधे और पौने घंटे के बाद फिर आप मील्स लें। और मील्स के बाद अगर आप अफ्तारी, आपने तरावीह के लिए इशा की नमाज का भी एक प्रोसेस है, आप 8 पढ़ें, 24 पढ़ें, जितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे उतनी आपकी डाइट जो है वो सोने से पहले, जब आप सोएंगे, लेटेंगे, उस वक्त हज़म हो चुकी होगी, और फिर आप अफ्तारी सही तरीके सहरी सही तरीके पे कर सकेंगे। लेकिन कोशिश यही है कि हमने अपना बैलेंस डाइट लेनी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और कोशिश करें कि प्रोसेस्ड फूड ना लें, कोशिश करें कि बैड फैट्स ना लें, और हेल्दी फैट्स लें आप, और ऐसी डाइट लें जो कि आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हो और आपको यानी हैवीनेस ना मैदे में पैदा करे। ये इंसान का मैदा हर को ख़ुद को बता देता है कि इतनी डाइट लेने के बाद वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, कैलोरीज पूरी हो गई हैं डाइट की जो चाहिए है। और रमज़ान के फ़ायदे या फास्टिंग के फ़ायदे उसी तरह हम हासिल कर सकते हैं जब आप अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखेंगे, बेस्ड ऑन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, मिनरल्स, और फैट्स भी हेल्दी फैट्स।
तो रमज़ान जो है, ये तो मौजूदा रिसर्च ने जो अभी रिसेंट जो रिसर्च हुई है, ऑटोफेजी पे बहुत ज़ोर है, बल्कि एक जापानी जिसने इस पे फास्टिंग पे रिसर्च की है, वो उसकी यानी ये न्यूज़ है कि उसने इस्लाम कबूल किया है रोज़े की अफादियत को देखते हुए, कि देखें कैसा प्यारा मज़हब है कि इसमें साल में 1 महीने के 12 घंटे के रोज़े फ़र्ज़ किए गए टू कीप देम इन गुड हेल्थ। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि उनको रोज़े में गुस्सा बहुत आता है, तो इसका क्या इलाज है, या ये क्या रोज़े की वजह से उनको गुस्सा आता है? गुस्सा कमज़ोर आदमी पे ही आता होगा, या किसी कमज़ोर बंदे पे ही आता होगा, किसी ताकतवर पे तो नहीं आता होगा। बहर ये मैं नहीं समझता कि रोज़े की वजह से है, लेकिन ये है कि हाँ, उस मिजाज में इरिटेबिलिटी अगर है, आपके पहले कुछ तुंद मिजाजी है और आप गुस्सावर तबीयत है, तो वाटर इनटेक कम होने की वजह से डिहाइड्रेशन के प्रोसेस थोड़ी बहुत उसमें इरिटेशन हो सकती है, बट दैट कैन बी कंट्रोल्ड अगर आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन इसके लिए रोज़ा ना रखना कोई वजह नहीं है, फास्टिंग का कोई इफ़ेक्ट नहीं है इस पर इतना ज़्यादा। राइट, थैंक यू सो मच। हरमन हेसी ने अपने नावल में भी ये लिखा कि जिस शख्स को इंतज़ार करना और भूखा रहना आ जाए, उसके लिए मंजिलें आसान तर होती जाती हैं। मज़हब इस्लाम ने हमें एक आदत के तौर पर, एक इसका सबाब भी है और एक आदत भी हमारी बन जाती है कि हम इंतज़ार करना भी सीख जाते हैं और साथ में हमें भूखा रहना भी आ जाता है। इससे कई एक बीमारियां ठीक होती हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मगर एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि एतदाल का दामन हाथ से ना छोड़ें, ताकि इस माह से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।